रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक गौहर। हर सुबह 8:35 पर आपके सामने आने की कोशिश करते हैं। आज 2 मिनट ताख़ीर के साथ आए, इसके लिए माजरत, लेकिन हर बार जब आते हैं तो कोशिश करते हैं कि आपको बाखबर करें, खबर तह तक आपको बताएं। जम्मू कश्मीर से लेकर पाकिस्तान और पाकिस्तान से लेकर सऊदी और फिर मुस्लिम दुनिया के कई मुल्कों से होते हुए दुनिया भर की खबर, तजिया, तबसरा आपके सामने करने की कोशिश करते हैं। जिस तजिए तबसरे को आप पसंद भी करते हैं और कई बार आप तनकीद बराए तामीर जो करते हैं, उससे हमारी हौसला अफजाई हो रही है और इस बात का हमें एहसास होता है कि जिनके सामने हम खबर रख रहे हैं वो कितने बाखबर खबरों से हैं। तो ये प्यार, ये मोहब्बत ज़रूर हमारे साथ बांटिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई और भी होते रहे। जम्मू कश्मीर के बाहर जो लोग ट्रांसमिशन देखने चाहते हैं तो वो हमारे साथ राब्ता साइटों पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर। जिस तरीके से लगातार आप आ रहे हैं, खबर देख रहे हैं, उर्दू और अंग्रेज़ी में लगातार हम कोशिश करते हैं वहाँ पर तजिया तबसरा आपका रहे और जो फीडबैक आपकी तरफ से लगातार हम तक पहुँच रहा है उससे हम बाखबर होते हैं कि मज़ीद क्या कुछ करने की ज़रूरत है। कुछ तरमीम इस प्रोग्राम में करने की बात हो रही है, कुछ चीज़ें आपकी तरफ से आ रही है। कोशिश करेंगे कि अगले साल में जब हम आए, नए साल में जब प्रोग्राम का आगाज़ हो तो कुछ चेंज हो इस प्रोग्राम में, क्योंकि पिछले कई सालों से लगातार एक ही फॉर्मेट पर हम इस प्रोग्राम को ले रहे हैं। लेकिन ज़रूर कुछ तब्दीलियाँ आप देखेंगे, आपसे वादा है 1 जनवरी के बाद जो ट्रांसमिशन आएगा इंशाल्लाह 2024 में, तो कुछ तब्दीलियाँ आप ज़रूर इसमें देखेंगे। तो फिलहाल प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हस्बे वादा ज़रा पहले माजी की औराक को पलटने की कोशिश करते हैं, उस किताब को खंगालते हैं जिसे हिस्ट्री बुक कहते हैं, तारीख का तवारीख की किताब कहते हैं, उसको आज खंगालेंगे। आसिफ रशीद दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। आज तारीख 29 है, तो 29 के पन्नों में क्या कुछ रकम तराज हो चुका है बताएंगे एक एक करके आसिफ रशीद। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रोग्राम सलाम जीके का आगाज़ हो चुका है और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस ताउन के लिए, फीडबैक के लिए। न सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन पर बल्कि उसके साथ साथ अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं, उसके लिए भी इजहार तशक्कुर। तो आज के प्रोग्राम का भी तय फॉर्मेट के मुताबिक आगाज़ होगा और आज के दिन पर सबसे पहले बात होती है, क्योंकि सिर्फ एक दिन बचा है, नवंबर का महीना भी हमें अलविदा कहने वाला है और सेकंड लास्ट दिन नवंबर का 11वां महीना साल 2023। तो आखिरी महीने में हम जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये 29 तारीख क्या बताती है। और आपको जब हमने पलटा तो कुछ अहम तरीन वाक़यात हिस्ट्री ऑफ द डे में सरे फहरिस्त थे और तारीख के आईने में अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक आज का दिन इसलिए अहम है क्योंकि जर्मनी के ऑक्सफर्ड में आज ही के दिन इस शहर के अंदर यहूदियों की नस्लकुशी की गई और 1349 जो सिलसिला शुरू हुआ वो फिर नाजीज तक चला। फिर आपने देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो कुछ हुआ उसने भी दुनिया के अंदर एक और तब्दील किया। 1759 में आज ही के दिन दिल्ली के अंदर बादशाह आलमगीर दोम का कत्ल हुआ। 1759 ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक नवंबर की 29 तारीख। 1989 को आज ही के दिन हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म राजीव गांधी ने इस्तीफा दिया। साल 1978 था, तारीख नवंबर की 29 थी। अक़वाम मुत्तहिदा ने बैनुल-अक़वामी फ़लस्तीन यौम इत्तेहाद मुनक़्क़िद किया और इस दिन पर खुसूसी प्रोग्राम भी मुनक़्क़िद होते थे, लेकिन पिछले 7-8 वर्षों के दौरान वो तकरीबात भी ख़त्म हुई जब से इजराइल का भी दबदबा देखा गया। 1870 में आज ही के दिन बरतानिया में लाजमी तालीम कानून नाफिज हुआ। हर शहरी तालीम के हुसूल के लिए कोशिश करेगा और हुकूमती सतह पर मदद होगी, ये यकीन दिलाया गया, ऐसा कानून बनाया गया। लेकिन हर शहरी को तालीम देना ज़रूरी है, ये सिस्टम के साथ साथ आम लोगों पर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें मुनहसर करती है। इस चीज़ पर आज के दिन जोर दिया गया। 1877 में थॉमस एडिसन ने फोनोग्राफ की नुमाइश आज ही के दिन की, नवंबर 29 को। 1944 में अल्बानिया हिटलर जर्मनी की गुलामी से आज के दिन आज़ाद हुआ और इस तरीके से अल्बानिया भी आज यौम आज़ादी मना रहा है 29 नवंबर को। और 1861 में आज ही के दिन कनाडा में तैयारा हादसा हुआ जिसमें 118 लोगों की मौत हुई। ये आज के दिन अहम तरीन वाक़यात हिस्ट्री ऑफ द डे में आपके सामने रखे हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और सबसे पहले आज जम्मू कश्मीर की खबरों की पर गुफ्तगू करेंगे। तफसीलात आप सबके सामने रखनी है, साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए आपकी तजावीज़, आपके सवालात भी आते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि उस पर भी जैसे जैसे मौका मिले आपका जवाब दिया जाता रहेगा। और इस प्रोग्राम में एक स्पेशल सेगमेंट रहता है
वो भी आज ज़रूर आपसे वादा कि प्रोग्राम के आखिर में आपसे बात होगी, यानी आपकी कॉल्स प्रोग्राम में शामिल की जाएंगी। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करना है, जो मौज़ूआत हैं उनकी तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले बात शुमाली भारत के मौसम की, क्योंकि हिमालयाई रीजन के अंदर सर्दी की शदीद लहर बदस्तूर जारी है और मुमकिन है कि आइंदा 12 घंटों के दौरान कई हिस्सों में मौसम बदले। चलिए जनाब, सबसे पहले ज़रा मौसम का अपडेट, और ये अपडेट न सिर्फ वादी कश्मीर और जम्मू के सूबों के लोगों के लिए काफ़ी मुफीद रहता है, और कोशिश करते हैं कि अय्याम सर्दी के दौरान सबसे ज़्यादा पहले इस पर फोकस करें, और बैरूनी रियासत जो लोग हैं उनके लिए भी ये इतला काफ़ी अहम होती है। मतलब मुसलसल आबरालूद रहेगा। महकमा मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक कि आने वाले 2 दिनों के दौरान हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान है जी, और दर्जा हरारत में काफ़ी बेहतरी की उम्मीद भी लगाई गई है, और ये भी साफ कर दिया गया है कि आने वाले 5-6 दिन यानी 8 दिसंबर तक मौसम का मिजाज इसी तरीके का रह सकता है। मतलब मुसलसल अबर आलूद है। 2 मशहूर सयाहती मकामात के बगैर बाकी वादी में शबाना दर्जा हरारत में नुमाया बेहतरी हुई है, यानी जो हम ठंड देख रहे थे उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी हुई है। आज और कल हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी गरज चमक के साथ बारिशें मुतवक्का है, आज और कल के लिए यह है। पहाड़ी इलाकों में जो अहम शहराएं हैं, जोजिला है, मुगल रोड है, वहाँ पर नकल हमल में कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ सकता है, क्योंकि अगर बारिशें हुई, बर्फबारी हल्की सी भी हुई, धुंध जो वहाँ पर रही है उसकी वजह से नकल हमल पर जो है वो असर पड़ सकता है। आर्जी रुकावटें पैदा होने का एहतमाम लगाया गया है, और मरकज़ी महकमे मौसमियात और यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के महकमे मौसमियात की पेशन गोई के मुताबिक फ़िलहाल आज और कल जो है वो मतला बरालूद रहेगा, और कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें होंगी और कहीं पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान है। लेकिन एक अच्छी राहत की बात यह है कि जो रात का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा नीचे चला जा रहा था, माइनस की ओर आहिस्ता आहिस्ता जाने की कोशिश में था, उसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतर हुई है। ताहम पहलगाम और गुलमर्ग को छोड़कर बाकी वादी के तमाम इलाकों के अंदर मौसम का मिजाज इस तरीके का बना हुआ है। यानी फ़िलहाल आज और कल मतला बरालूद रहेगा, हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान है। इन 2 दिनों को जब आप माइनस करेंगे, छोड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, यानी 1 तारीख से जब आप देखेंगे तो मौसम का मिजाज कदरे बेहतर रहेगा, हल्की धूप भी कहीं ना कहीं निकलेगी, धुंध का असर भी बालाई इलाकों के अंदर रहेगा। ताहम किसी भी तरीके से किसी मौसमियाती तब्दीली की कोई पेशन गोई नहीं की जा रही है। इस बीच जहाँ श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर आज के दिन और कल के दिन में ट्रैफिक पर खलल पड़ सकता है, जोजिला रोड पर ट्रैफिक में खलल पड़ सकता है अगर बारिशें और बर्फबारी हुई है। लेकिन अगर आप हवाई सफ़र कर रहे हैं और पूरे मुल्क से जम्मू कश्मीर की ओर आ रहे हैं, मुल्क की किसी भी रियासत और किसी भी हवाई अड्डे से श्रीनगर की ओर आ रहे हैं, तो श्रीनगर आने के लिए आपको किसी भी रुकावट का कोई भी सामना नहीं है। सुबह की जो परवाज़, सबसे पहली परवाज़ 7:30 बजे जो आ रही है वो अपने टाइम शेड्यूल पर आ चुकी है। 2 मज़ीद परवाज़ें लैंड हो रही है, यानी 12 बजे तक जो शेड्यूल हमें अभी थोड़ी देर पहले मिला है उसके मुताबिक परवाज़ों का आना जाने का सिलसिला लगातार जारी है। ये सोबा कश्मीर की बात हम कर रहे हैं। सोबा जम्मू के अंदर भी दर्जा हरारत में थोड़ी सी तब्दीली आई है। जो गर्माहट पिछले कई दिनों से दिन में और रात में हम देख रहे थे उसमें थोड़ी सी कमी दिख रही है, क्योंकि आज और कल मौसम का मिजाज जम्मू के अंदर भी बदलेगा, और जम्मू के अंदर भी आज और कल जो है मतला बरालूद रहेगा। पहाड़ी और बालाई इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे के बारिशों का इम्कान लगाया जा रहा है। इस तरीके की बात जो है वो जम्मू सूबे से भी सामने आ रही। तो गुज़श्ता कई दिनों से जो मुसलसल मामला चल रहा था उसमें क्या कुछ हुआ, तब्दीली हुई कि यकबस्ता हवाएं थोड़ी सी कम हुई, बरालूद मौसम जो रहा था वो आज और कल भी रहेगा, लेकिन उसके बाद फ़ौरन से बेशतर 5 तारीख तक फ़िलहाल मौसम का मिजाज जो है वो बेहतर दिखेगा आपको। इस तरीके की पेशन गोई जो है वो महकमे मौसमियात की तरफ से की गई है। तो ये था जनाब मौसम के मिजाज का हाल। लेकिन मौसम के मिजाज के हाल के बाद ज़रा आपको वादी कश्मीर की एक और अहम तरीन खबर से भी बाखबर करते हैं। जहाँ कॉस्ट कश्मीर पर सियासत जारी है और पुलिस का बयान सामने आया है, वहीं पर रात देर गए एक और मामला सामने आया, और मामला सामने आया NIT श्रीनगर के अंदर, जहां पर तलबा ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। रात देर गए तलबा ने एहतजाजी मुजाहिरा किया, इंतजामिया हरकत में आई। NIT इंतजामिया और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई की, जिसके बाद एहतजाज को रात देर गए ही ख़त्म कर दिया गया। ताहम ये मामला उस वक्त सामने आया जब इंस्टाग्राम पर एक खाका खींचा गया, और उस खाके की वजह से, उस कार्टून की वजह से
मजहबी जज्बात भड़क उठे और उन मजहबी जज्बात को भड़कते हुए जहां इंतज़ामिया हरकत में आई, NIT इंतज़ामिया ने कार्रवाई की, वहीं पर पुलिस ने भी बरवक्त कार्रवाई करते हुए तहकीकात को आगे बढ़ा दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट पर मजहबी सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का एक मामला सामने आया NIT श्रीनगर के अंदर, जिसके बाद मामला तूल पकड़ता गया। पूरे दिन के साथ साथ शाम होते हुए वहाँ पर एहतजाजी मुजाहिरे हुए, जिसके फ़ौरन बाद IGP कश्मीर ने इस पूरे मामले का नोटिस लिया, NIT श्रीनगर ने इस मामले का नोटिस लिया, कार्रवाई की यकीन दहानी दिलाई, जिसके बाद रात देर गए ये एहतजाज ख़त्म हुआ। तो हम गुलिस्तान न्यूज़ के साथ IGP कश्मीर ने खसूसी मुलाकात की और उस बातचीत के दौरान उन्होंने NIT मामले पर जहां यकीन दहानी भी कराई, वहीं पर सूरत-ए-हाल को पुरअमन भी करार दिया। आज शाम को पुलिस को करीबन 4:30 पौने 5 बजे के पर लगभग इत्तला मिली थी कि NIT कैंपस में कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा एहतजाज कर रहे हैं, और पड़ताल पे पता लगा कि वहाँ पर एक स्टूडेंट है जिसने सोशल मीडिया पोस्ट पे कुछ ऐसा कि कोई और वीडियो पोस्ट करा था जो कि उसका अपना नहीं था, किसी YouTube उससे ही वो पोस्ट करा था। तो उससे लोगों की जो है भावनाओं को आहत पहुंची, खासकर उनकी जो दीनी भावनाओं को जो आहत पहुंची थी। तो इस सिलसिले में वहाँ रजिस्ट्रार का भी दखल रहा और उन्होंने उनको थोड़ा सा समझाने के बाद वो वापस भी गए। बट हम लोगों को पुलिस को एक रजिस्ट्रार जो यूनिवर्सिटी NIT कैंपस की तरफ से एक तहरीरी जो चिट्ठी मिली थी, जिसमें उन्होंने जो कानूनी कार्रवाई करने की जो है अर्ज करी थी। तो हम लोगों ने उस चिट्ठी को रिसीव कर लिया है और बाकी जो भी है रेलेवेंट सेक्शन ऑफ लॉ में हमने कानूनी कार्रवाई जो है उसको रवां कर दिया है और उसकी जो तफ्तीश है वो रवां है। तो IGP कश्मीर बात कर रहे थे, मामले का हल निकाल लिया गया है और जो चीज़ें कल थी, जो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई, बल्कि उसके बाद एक दो लोगों ने उसको शेयर किया, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा, क्योंकि हंगामा अंदर और बाहर देखने को मिल रहा था और सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियोस भी वायरल हो रहे थे जहां नारेबाजी की जा रही थी, लेकिन बाद में जाकर चीज़ों को कंट्रोल किया गया। और हाल ही में जिम्मेदारी संभालने वाले IGP कश्मीर जो कि तफसीलात फराहम कर रहे थे, गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बात करते हुए उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि अब मामला हल हो चुका है, सारी चीज़ें इस वक्त ठीक हैं, किसी भी तरीके से कोई जैसे हालात, क्योंकि शुरुआत में कुछ इस तरह का तबसरा किया गया कि शायद गांदरबल जैसी सिचुएशन यहाँ पर भी बने, लेकिन ऐसा कोई मामला था नहीं। पुलिस ने इस के मुतालिक बात की। आगे बढ़ते हैं, बात अब ज़रा करते हैं इंतखाबात के हवाले से, और तैयारियां अब चल रही हैं। जैसे जैसे हम नए साल की तरफ जा रहे हैं तो पूरे मुल्क की नज़रें जो हैं वो अब नई हुकूमत पर होंगी या आइंदा इंतखाबात पर होंगी। जनरल इलेक्शंस के लिए मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में एक एक करके तैयारियां भी साथ साथ चल रही हैं। लेकिन बात जहां तक जम्मू कश्मीर की है तो पहला आला सतही जायजा भी जम्मू कश्मीर के मुतालिक लेने की तैयारी कर ली गई है और 1 दिसंबर को, यानी साल 2023 का आखिरी महीना, जिसका पहला दिन जिसका इंतखाब किया गया है, एक अहम तरीन मीटिंग होने जा रही है, जिसमें आप ये मानकर चलिए कि पहला और सबसे बड़ा इजलास अब तक का पार्लियामेंट के इंतखाबात के हवाले से या लोकसभा इलेक्शंस की तरफ जैसे जैसे हम जाएंगे, 2-4 चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस इजलास के बाद। जो एक्चुअल में वोटर्स की तादाद है वो भी तकरीबन, चूंकि फहरिस्तें 8 जनवरी 2024 में आने का इम्कान है, हतमी फहरिस्त जब आपके सामने शाया हो जाएगी, वोटर्स की कितनी तादाद है, किस हिस्से के अंदर, किस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कितनी है। तो इस बार एक चीज़ और भी आप देखेंगे, क्योंकि डिलिमिटेशन हुई है तो बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे हुई हैं, लेकिन ये इजलास काफ़ी अहमियत का हामिल है, जिसकी तारीख 1 दिसंबर तय कर दी गई है। लोकसभा इजलास को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर भी तैयारियां मुकम्मल हो गई और पहला आला सतही इजलास लोकसभा इंतखाबात के हवाले से 1 दिसंबर को होने की उम्मीद लगाई जा रही है। और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर PK पोले जो है वो तमाम 20 डिप्टी कमिश्नरों के साथ और SSPs के साथ मशावरत और मीटिंग करेंगे और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक ये मशावरत और मीटिंग जो है ये शुरू होगी वर्चुअली, और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान ही यहाँ पर तमाम तर इंतजामात का जायज़ा लिया जाएगा। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक जो फाइनल वोटर लिस्टों की शक्ल है वो 8 जनवरी सन 2024 को हमारे सामने आएगी, लेकिन इब्तिदाई खबरों के मुताबिक और इलेक्शन
इलेक्शन कमीशन के ज़राया के मुताबिक तकरीबन 9 मिलियन वोटरों की तादाद होगी लोकसभा के अंदर जो अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। बड़ी और अहम खबर कि लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का आगाज़ जम्मू कश्मीर के अंदर भी हो गया है और लोकसभा इंतखाबात के हवाले से सबसे अहम और बड़ी बात जो सामने आ रही है कि पहला और अहम तरीन इजलास 1 दिसंबर सन 2023 को मुनक्किद होने जा रहा है, जिसकी सरबराही चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर करने जा रहे हैं। तो इस इजलास पर सबकी नजरें हैं क्योंकि मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में आप देख रहे हैं इलेक्शन अथॉरिटीज़ ने तैयारियां करनी है, लेकिन बात जहां तक जम्मू कश्मीर यूटी की है तो इलेक्शन हुकाम की जानिब से पहली इस तरह की तैयारी की गई है। अब इस तैयारी में क्या क्या होगा, एक तो 9 मिलियन के आसपास, ये तकरीबन 90 लाख या इससे ज़्यादा तादाद बन सकती है जो वोटर्स एक्चुअल में हैं जो लोकसभा इलेक्शंस में वोट करेंगे, 18+ जो बनते हैं, एक वो। दूसरा, हतमी फहरिस्त जब 8 जनवरी 2024 को आने का इम्कान है तो मुमकिन ये भी है कि 90 लाख से ज़्यादा भी ये तादाद जा सकती है जो 9 मिलियन अभी बताई जा रही है। इसके अलावा तमाम डिप्टी कमिश्नर्स के साथ यूनियन टेरिटरी के दोनों प्रोविंसेस, कश्मीर के 10 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स, जम्मू सूबे के 10 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स, इनकी तैयारियां अपने लोकल लेवल पर। और सबसे खास बात ये, चूंकि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट्स जो है, इसके अलावा नोडल ऑफिसर्स की तकर्री अमल में लानी है, उनकी तरबियत का सिलसिला भी चलाना है। हो सकता है कि मार्च अप्रैल के बाद किसी भी वक्त या उससे पहले भी अनाउंसमेंट हो सकती है। और जैसे जैसे आप जाएंगे, 1-2 दिन बाद दिल्ली के अंदर अहम इजलास भी हो रहा है, तो विंटर सेशन पार्लियामेंट का खत्म होते ही आप देखेंगे कि इलेक्शंस के लिए तैयारियां मजीद तेज हो जाएंगी। जहां पर पार्टियां तैयारियां कर रही हैं वहीं पर इलेक्शन अथॉरिटी पर बड़ी जिम्मेदारी है। नई दिल्ली के अंदर बार बार इस चीज को लेकर मीटिंग्स होती हैं, लेकिन सबसे बड़ा और अहम तरीन इजलास, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा के इलेक्शंस को कामयाबी के साथ और ऐसे तरीके से कैसे अंजाम दिया जाए, इसके लिए एक तरह से फाइनल प्लान बनाने की तैयारी है। इसमें सूबाई सतह की तैयारियां जो होंगी उसमें डिप्टी कमिश्नर्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा और फिर उस अमले को तरबियत फराहम करना जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन या वीवीपैट्स को लेकर सबसे पहले तरबियत हासिल करेगा, क्योंकि ये भी इंतजामिया ने अपने लेवल पर कोशिश करनी है। ये सब कब हो रहा है, आपको ये भी याद दिलाते चले कि इन दिनों जब 5 रियासतों के अंदर जो असेंबली इलेक्शंस हो रहे हैं तो ईवीएम को लेकर कुछ सवाल उठे, कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई और तरबियत जिस अमले को नहीं थी उसको लेकर सवाल इसलिए भी उठा क्योंकि कई लोगों ने काउंटिंग अभी 2 तारीख को होनी है तो उससे पहले ही मशीनें खोल लें या उनके टेस्टिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। तो वैसी कोई शिकायतें आम इलेक्शंस में ना हो, तरबियत फराहम करना, अमले को तैयार रखना, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज को, इलेक्शन बॉडीज को, तमाम जगहों पर ये जो अथॉरिटीज हैं वो तैयार रहें, उसके लिए पहला एक तरह से प्लान जो है वो 1 दिसंबर को बनेगा। जम्मू कश्मीर के अंदर 5 हल्के इंतखाब है, इन्हें 5 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसियां हैं जिनमें जम्मू रजौरी, उधमपुर, डोडा, श्रीनगर, बडगाम, बारामूला, कुपवारा, साउथ कश्मीर, पुंछ, ये 5 नशस्तें हैं जी जहां पर ये इंतखाबात होने हैं। और प्रेजेंटली जब आप इस वक्त देखेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में 3 सीटें और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 सीटें जो है इस वक्त है जहां पर उनके मेंबर पार्लियामेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। और ये इंतखाबात इंतहाई अहम इंतखाबात होंगे। 9 जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया था 5 अगस्त को जब रियासत को तकसीम किया गया, उसके बाद लगातार सियासत बदली है और उस बदलती सियासत के बीच ये इंतखाब इंतहाई अहम होंगे जहां पर पॉलिटिकल पार्टीज की कारकर्दगी का जायजा लोग लेंगे, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पर तबसरा होगा, पार्टी अपने मंशूरों के अंदर क्या कुछ कहेंगी उस पर भी तबादला ख्याल होगा। ताम यह भी याद रखिएगा कि इस ज़िमन में गुलिस्तान न्यूज़ का भी सर्वे लगभग मुकम्मल हो गया और बहुत जल्द वो हम आपके सामने रखेंगे। ताहम एक आला सती इजलास जो है वो 1 दिसंबर को मुनक्किद होने जा रहा है और इलेक्शन अथॉरिटीज इस सिलसिले में कमर कस चुकी है। मरकज से लेकर जम्मू कश्मीर तक भी अब इस सिलसिले में तैयारियां हो गई है कि ईवीएम्स और वीवीपैट्स और दीगर नोडल अफसरों की ट्रेनिंग और दीगर चीज़ों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इस सिलसिले में लगातार कोशिश की जा रही है। अब एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो पॉलिटिकली है, पॉलिटिकल फेज में क्या कुछ चल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जब आप देखेंगे तो छोटे छोटे कन्वेंशन और अवामी इज्तिमात हर असेंबली सेगमेंट के अंदर कर रही है, जिसमें उमर अब्दुल्ला इस वक्त ऑन द लीड लेते हुए, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी सेहत ठीक नहीं है इसलिए वो फोरफ्रंट पर नहीं है। उमर ड्राइविंग सीट पर इस वक्त दिख रहे हैं और बराह रास्त हमला जो है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और बीजेपी पर वो लगातार कर रहे हैं। बीजेपी पर जहां पॉलिसी न होने अवाम को दरपेश मुश्किलात के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, वहीं पर 2019 में जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पर डाली जा रही है। वहीं दूसरी तरफ से इंडिया इत्तेहाद भी है, उस इंडिया
अहमदिया इतिहाद के अंदर ये दोनों इकाइयां, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी भी है, कांग्रेस भी है, तो क्या ये इकाइयां एक साथ होकर जम्मू कश्मीर के अंदर चुनावी मैदान में उतरेंगी? अभी तक जो एसआर कराइम है वो ये साफ दिख रहा है कि ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस ने जम्मू सूबे पर सबसे ज्यादा नजर रखी और वहां पर वो कंसोलिडेशन प्रोसेस को आगे चला रही है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो कार्ड्स है वो अभी खुल नहीं रही है, लेकिन पार्टीज राया जरूर ये कह रही है कि साउथ कश्मीर की सेगमेंटल सीट जो उनकी है उस पर सबसे ज्यादा नजर रखी जाएगी और वहां पर वो चाहेंगे कि उनके कैंडिडेट को सामने रखा जाए। लेकिन हतमी फैसला सियासी उफक पर क्या होगा वो तो आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन सरकारी तौर पर भी मेनन मिशनरी जो है वो गियर अप हो गई है। 1 दिसंबर को पहला इजलास होगा लोकसभा करवाने के हवाले से और ये अहम तरीन इजलास जो है ये जम्मू कश्मीर के हवाले से होगा, जो डिटेल्स हमारे पास आई है और जो हमने अब तक रख दी है। अब बढ़ते हैं जी आगे। अब जरा जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क की एक और अहम और बड़ी खबर पर बात करते हैं। मादनियात के हवाले से बात करते हैं और मादनियात के हवाले से जब हम बात करते हैं तो बड़ी खबर यह है कि आज का दिन मुल्की सतह पर इंतहाई अहम है, क्योंकि कई अहम चीज़ों का ऑक्शन आज होने जा रहा है और जब ये नीलामी आज होगी तो उनमें जम्मू कश्मीर का भी जिक्र हो रहा है। अहमियत का हामिल, क्योंकि मुल्क के मुख्तलिफ 20 ऐसे ब्लॉक्स हैं, नीलामी के ब्लॉक्स, ऐसे मदनियात के ब्लॉक्स हैं जिनकी नीलामी होने जा रही है। और ये नीलामी कब हो रही है? जब मरकजी हुकूमत की तरफ से भी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हैं, जो ड्यू प्रोसीजर था उसको भी कंप्लीट किया गया है और जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर कई जगहों पर ऐसे मदनियात हैं जिनकी नीलामी, जिसमें काफ़ी वक्त लगा प्रोसेसिंग होते हुए, और स्ट्रेटेजिक जो मदनियाती ब्लॉक्स हैं उनकी नीलामी करने का जब फैसला लिया गया है तो कई बड़ी कंपनियां मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर से भी, अभी तक की इतलात के मुताबिक, जिनने इसमें जो भारत सरकार की तरफ से नीलामी का ये जो प्रोसेस चलाया गया, इसमें इन तमाम कंपनियों की तरफ से दिलचस्पी भी जाहिर की गई है। अब सबकी नज़रें जम्मू कश्मीर पे इसलिए भी हैं क्योंकि सलाल रियासी आपको याद होगा, जहां पर 2022 और 23 साल की 2022 और 23 ये 2 साल इसलिए काफ़ी अच्छी रहे क्योंकि 5.9 मिलियन टन लिथियम सलाल हिमना इलाका रियासी ज़िले का है, जहां आप जानते हैं रेलवे का एक बड़ा मंसूबा जो हुकूमत ने हाथ में ले रखा है और अगर कश्मीर जल्द ट्रेन जाएगी तो इस सलाल गांव का ये जो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन यहाँ पर बदनियात दरियाफ्त होने के बाद या जब से ये जो नीलामी की बातें चल रही हैं, रियासी इनमें टॉप ऑफ द लिस्ट है। उसका रीज़न ये है कि 5.9 मिलियन टन जो लिथियम यहाँ से मिला है, और लिथियम जो कई मरतबा हम इसी प्रोग्राम के ज़रिए आपको बता चुके हैं, जो मोबाइल बैटरीज, कार बैटरीज या दीगर ऐसी चीज़ें बिलखुसूस बैटरियों में इस्तेमाल किया जाने वाला है या बैटरी बनाने के काम आता है। लेकिन आज जब ये नीलामी होगी तो इसमें आप देखेंगे कि रियासी के साथ साथ मुल्क के बाकी स्टेट्स पर भी नजरें हैं और कुल मिलाकर ये जो लिथियम वाला एक हिस्सा है जिसमें हुकूमत की जानिब से निशानदेही भी की गई है, 18,913 कनाल और 17 मरले, जो एक पूरा एरिया है जिसके अंदर न सिर्फ पहले लिथियम मिला बल्कि कितने एरिया के अंदर पर्टिकुलरली मिल सकता है, तो एक इस पूरे ब्लॉक को एक तरह से इसकी आइडेंटिफिकेशन हुकूमती सतह पर की गई। इसके अलावा कहा जाता है कि तकरीबन 3,929 कनाल ज़मीन जो प्राइवेट लैंड भी बीच में आती है, 269 कनाल 7 मरला स्टेट लैंड आती है, 14,715 कनाल और 10 मरला जो फॉरेस्ट लैंड भी आती है। तो इन सारी चीज़ों पर प्लान मुकम्मल होने के बाद और ऑक्शन, आपको याद होगा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से जब इसके लिए प्रोसेस चलाया जा रहा था, बल्कि शुरू किया गया था, तो जम्मू कश्मीर में जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उस वक्त कंफर्म किया गया था कि न सिर्फ हिंदुस्तान की बड़ी कंपनियों का शुमार करने के साथ साथ मुल्क की 1 दर्जन के करीब कंपनियों की तरफ से इसमें अभी तक दिलचस्पी जाहिर की गई है। चलिए जी, सही तजम्मुल हमारे साथ इस बड़ी खबर पर है जहां पर मुल्की सतह पर आज ऑक्शन हो रहा है और ऑक्शन के लिस्ट में जम्मू कश्मीर का भी नाम है, क्योंकि लिथियम का जिक्र कई बार यहां पर हुआ था और यह साफ कर दिया गया था कि आने वाले दिनों में अब यहां पर भी ऑक्शन होगा। सही तजम्मुल, थोड़ी बहुत तफसीलात जो हमारे पास थी रियासी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो फराहम कर दी गई थी पहले ही कि कितने कनाल ज़मीन है, क्या कुछ है, ये तो हमने अपने नाजरीन को बता दी। लेकिन अब ज़रा ये बताइएगा कि ऑक्शन कितने बजे शुरू होगा, जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की क्या कुछ तैयारियां और कितना बड़ा बेनिफिट होगा जम्मू कश्मीर के लिए जब मुल्की सतह पर यह ऑक्शन आज किया जाएगा?
बिल्कुल, देखिए ये जो ऑक्शन है ये आज शाम 6 बजे होगा। 29 नवंबर 2023 से इसका बाकायदा आगाज होगा। मादनी ब्लॉक्स की तफसीलात, नीलामी की शराइत, टाइम लाइन वगैरह जो है 29 नवंबर 2023 को शाम 6 बजे MSTC नीलामी प्लेटफार्म पर रसाई हासिल की जा सकती है। क्योंकि नीलामी का इनेकाद एक शफाफ 2 मरहलों पर चढ़ते हुए नीलामी के अमल के जरिए ऑनलाइन किया जाएगा। अहली बोली यानी बोली देने वाले दहंदगान का इंतखाब उनके जरिए बेचे गए मादनियात की कीमत के सबसे ज्यादा फीसद की बुनियाद पर किया जाएगा। इसमें और क्या कहना है कि कानून की वजारत ने पहली किस्त की नीलामी जो है एक तारीखी इक़दाम के तौर पर बयान किया गया, जो मुल्क की मैशत को फरोग देगा, कौमी सलामती में इजाफा करेगा और साफ तवानाई के मुस्तकबिल में हिंदुस्तान की मुंतकली की हिमायत करेगा। इस अहम मादनियात में हमारे मुल्क की इक्तिसादी तरक्की कौमी सलामती के लिए जरूरी है। इन मादनियात की दस्तयाबी की कमी या चंद ममालिक में इनके निकालने या प्रोसेसिंग का जो सप्लाई चीन की कमजोरियों का बायस बन सकता है। मुस्तकबिल की आलमी मईशत का इन्हिसार ऐसी टेक्नोलॉजी पर बरामद किया जा सकता है जो मादनियात जैसे कि लिथियम या ग्रेफाइट या कोहलाट या टाइटेनियम और नायाब जमीन के अनाज से री पर मुनहसर होगी। मजीद ये कि हिंदुस्तान ने 2030 तक गैर जीवशम जराये से 50% मजमूई बरकी तवानाई की तनसीब की सलाहियत हासिल करने का अहद किया है और इससे तवानाई की मुंतकली का ऐसा मंबा हमारे पास आएगा जो मनसूबा इलेक्ट्रिक कारों पर हो, शमसी तवानाई के मनसूबों और बैटरी स्टोरेज के निजाम की मांग को बढ़ाने के लिए तैयार किया जाएगा। इसी तरह से इन अहम मैदानियात की मांग में इजाफा होता है। अहम और स्ट्रेटेजिक मैदानियात की बहुत ज्यादा मांग है जो आमतौर पर दरामदाद से पूरी की जाती है। अब चूंकि हमारे पास अहम मैदानियात काबिल तजदीद तवानाई, दिफा, ज़राअत और बाकी हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट और गपका फैक्ट्रियों की तख्लीक वगैरह से शोबों की जरूरियात को पूरा किया जा सकता। आपको याद होगा कि हाल ही में 17 अगस्त 2023 को MMDR एक्ट में तरमीम के जरिए लिथियम समेत 24 मादनियात को क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मादनियात के तौर पर मुतल्लक किया जाता है। ये तरमीम मरकजी हुकूमत को इन मादनियात की मादनी रियायत देने का इख्तियार देते ताकि मरकजी हुकूमत मुल्क की जरूरियात को पूरा कर सकती है। क्योंकि रियासी का इलाका जो है जब इसको डिस्कवर किया गया तो 18,000 कनाल से जायद जमीनात जो है, जिसमें जंगलात है, जिसमें सरकारी जमीनात है, जिसमें स्टेट लैंड है और जिसमें जाती जमीन जो है वो वहां के जमींदारों की है। और इसकी जो मुरब्बा जो किलोमीटर पर फैलाव, जैसे कि आसिफ ने बताया, 17 मरले के रुकबे में फैले हुए हैं, जिनमें से 3,929 कनाल प्राइवेट अराजी शामिल है, 269 कनाल 7 मरला रियासी अराजी है, 14,715 कनाल और 10 मरला जंगली है। रिहायशी के हवाले से 326 खानदान, 431 ढांचे हैं, जिनमें से 418 रिहायशी मकानात शामिल हैं। ये एक बड़ी पेशरफ्त होगी और आज शाम 6 बजे जो है 29 नवंबर को इसकी बोली लगना जो है ऑनलाइन तकरीबन तय है, जिससे रियासी और इसके आसपास के इलाके में, सलाल और दमना के इलाके में लोगों में काफी खुशी की लहर दौड़ी है और मरकजी वजारत जो मुतलका वजीर हैं वो कुछ वक्त के बाद इन इलाकों में जलवा अफरोज होंगे और बाज़ाब्ता तौर पर इन इलाकों में तामीर और तरक्की का नया बाब शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजम्मुल इस तमाम तफसीलात के लिए। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। बात जब मरकज़ की हो रही है, मरकज़ के ज़ेर असर फैसलों की हो रही, तो एक और बड़ा फैसला भी हुआ है और ये बड़ा फैसला मरकज़ी वजारती मालियात की तरफ से लिया गया। रेवेन्यू महकमे और फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक मुश्तरका इजलास हुआ है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि हवाला मनी ट्रांजैक्शन वालों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की जाए और ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों के अंदर की जाएगी। और इस ज़िमन में एक बड़ा फैसला लेते हुए ये बात साफ कर दी गई है कि मेजर क्रैकडाउन जो है वो चलाया जाएगा और ये क्रैकडाउन तब चलाया जाएगा जब अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल UNSC की तरफ से उन तमाम नामों को हतमी फ़हरिस्त जारी कर दी जाएगी जो हवाला मनी या दीगर मामलात के अंदर मुलव्विस हुए होंगे या अभी भी हैं। एसेट्स उनके सीज किए जाएंगे, उनके एसेट्स को नोटिफाई कर दिया जाएगा, उन लोगों के नोटिफाई कर दिया जाएगा जिन्हें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अटैचमेंट की बात कही है, यानी जिनके हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा पहले ही कह रहा था कि इनको अटैच किया जाए प्रॉपर्टियाँ, जी ये बड़े ख़तरनाक लोग हैं, इनसे आलमी अमन को ख़तरा है। अब मरकज़ी हुकूमत ने बड़ा फैसला लिया है और FIU जो फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट है, उन्हें ये काम सौंपा गया है और उन्हें
ये इख्तियार दे दिया गया है कि यूएनएससी की तरफ से जो ही बड़ा ऐलान किया जाएगा, ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा, तो उसे 24 घंटों के अंदर अंदर नाफिजुल अमल पूरे मुल्क के अंदर किया जाए। और मरकजी हुकूमत की तरफ से ये इख्तियारात जो है वो FIU को सौंपे गए हैं और साफ कर दिया गया है कि रेगुलेटरी अथॉरिटियाँ जितनी भी हैं जो इनके साथ मुंसलिक है, वो प्रोब एजेंसियाँ हो, रेगुलेटरी अथॉरिटियाँ हो, उन्हें ये साफ कर दिया गया है कि मरकज़ ने जो ऑर्डर रात देर गए जारी किया है कि यूएनएससी की फहरिस्त जारी होने के फ़ौरन बाद उनके खिलाफ कार्रवाई हो, तो ये 24 घंटों के अंदर अंदर होना चाहिए। याद रखिएगा, ये जो कार्रवाई सारी होगी ये उस सिस्टम के तहत होगी जो अक़वाम मुत्तहिदा का रेजोल्यूशन नंबर 1718 2006 का है और 2231 2015 का है, जिन करारदादों के अंदर ये बात पाई गई थी कि जनाब जो लोग भी आलमी अमन के लिए ख़तरा हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करवा रहे हो, उनके माली असासों को मुंजमद किया जाए, उनके असासों को मुंजमद किया जाए ताकि वो मुस्तक़बिल में इस तरीके की कार्रवाई ना करें। और जब हम भारत सरकार की बात करते हैं तो तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को मंजूरी मिल सकती है क्योंकि तमाम तर शवाहिद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को दे दिए गए हैं, उन तमाम इदारों को दे दिए गए हैं। और जब हतमी फहरिस्त जारी होगी, यही वजह है कि मरकज़ी हुकूमत कमर कस चुकी है और उन्होंने FIU को हुक्मनामा जारी किया है कि जो ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी से लिस्ट जारी होती है तो आपने 24 घंटों के अंदर अंदर असासों को मुंजमद करना होगा। और पहली इतला के मुताबिक जम्मू कश्मीर में भी कई असासे जो है वो मुंजमद किए जा सकते हैं। इस तरीके की इतलात जो है वो सामने आ रही है। हमें इंतज़ार होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ये फहरिस्त जब सामने आएगी तो कितने नाम होंगे और जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले या जम्मू कश्मीर के हवाले से कितने नामों पर मुहर लगेगी और 24 घंटों के अंदर अंदर वहाँ पर कार्रवाई हो सकती है। इस तरीके की इतलात हमारे ज़राया हमें बता रहे हैं। चलिए जनाब, ये तो थी बात कार्रवाइयों की, लेकिन एक और कार्रवाई की भी बात करते हैं। ज़रा बात अय्याम सर्दी के दौरान बिजली की सियासत की भी करते हैं और बिजली की बात भी करते हैं। 70 साल गुजर गए हैं जम्मू कश्मीर के और पिछले 70 सालों के दौरान बिजली का रोना हमेशा रोया जा रहा था। 1970 की दहाइयों को खंगाल कर जब आप देखते हैं, तवारीख इस बात की गवाह है कि असम्बली के अंदर और बाहर हिज़्ब इक़्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ लगातार इस पर बातें करता रहा है। 70 के बाद 80 से 90 की दहाइयों को जब आप देखते हैं, 80s और 90s को देखते हैं, तो उस वक्त की मेंबर पार्लियामेंट से लेकर स्टेट असम्बली और स्टेट चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर्स ने लगातार एश्योरेंसेस की थी कि आने वाले चंद सालों के अंदर मामला तय पाए जाएंगे। लेकिन 2023 के इख्तिताम पर आज हमारे सामने क्या कुछ है, वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की बात हम करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो इतलात और खबरें हैं वो ये है कि जम्मू कश्मीर के पास एक अच्छी खासी तादाद पन बिजली पैदावार की है, यानी हम 20,000 मेगावाट जो है वो पैदा कर सकते हैं पन बिजली के। लेकिन 75 साल या 76 ईयर्स गुजरने के बाद हम 3,400 के आसपास मेगावाट ही पैदा कर पाए हैं। यानी 70 साल में हम कितनी तेजी के साथ इस शोबे के अंदर पेशरफ्त कर चुके हैं, ये एक लम्हे फिक्रिया है। जहां 20,000 मेगावाट की सलाहियत हमारे पास है और 3,400 मेगावाट के आसपास हम जनरेट कर पा रहे हैं, तो वहीं पर अब शमसी तवन्नाई को भी इस्तेमाल करने की बातें हो रही है। ताहम दिल्ली अभी हनूज दूर है, माहिरीन की तरफ से ये साफ कर दिया गया है। लेकिन कुल मिलाकर जो बड़ा सवाल इस वक्त है वो बुनियादी ढांचे की कमजोरी पर। और 76 वर्षों में आप न सिर्फ ये देखेंगे ये 17% के आसपास बिजली की पैदावारी की जो सलाहियत थी वो तो कहीं ज्यादा थी, लेकिन वो 17% के आसपास ही हुई है। दूसरा, आप देखते हैं एक ऐसे वक्त में जब आप बिजली के शदीद किस्म के बहरान से और फिर नया जम्मू कश्मीर और फिर हमने रियासत से 2 यूटीज में तकसीम होते देखा, फिर उसके बाद असासों को भी मुनकसिम होते हुए हमने देखा। लेकिन इस दौरान सबसे बड़ी जो मुसीबत रही वो वही है जो माजी में हमारे पास रही है और कोई संजीदा पॉलिसी नज़र नहीं आती। अगर होती तो शायद इसका आजकल असर नज़र आता है। जहां गर्मियों में तकरीबन 1800 मेगावाट बिजली की ज़रूरत होती है और सर्दियों में ये तकरीबन 2500 से 2800 मेगावाट की डिमांड तक पहुंच जाती है। इस साल पूरे नवंबर में लोगों को 1000 से 1100 मेगावाट बिजली फराहम की गई, जिसका नतीजा यह है कि घंटों तक लोगों को अंधेरे में रहना पड़ा। और अब कुछ ऐसी तस्वीरें आने लगी हैं जहां पर स्कूली बच्चे जो कि दिन के उजाले में भी, जहां पर मुश्किलात कुछ एक जगहों पर हैं, वहां पर बिजली नहीं है तो वहां पर भी अंधेरा। यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो आपको वो बयान भी याद होगा, पिछले हफ्ते जो बयान दिया गया जिसमें बताया गया
کہ صرف ایک ہفتے کے اندر ساری چیزیں ٹھیک کر لی جائیں گی. اسی ایک ہفتے میں ایک فیصلہ ہوتا ہے کہ 500 میگا واٹ بجلی اضافی بجلی خریدی جائے گی, اس پر بات کریں گے. لیکن خاص بات یہ ہے کہ 17% سے آگے پیداوار ان 75-76 برسوں میں جموں کشمیر جو اب مرکز کے زیر انتظام علاقہ ہے اس سے آگے نہیں بڑھ سکی. یہ وہی سابقہ ریاست ہے جو ایک نہیں دو نہیں نصف درجن کے قریب ریاستوں کو اور یوٹیز تک بجلی پہنچانے کا کام کرتی تھی, اور مبصرین کا آج یہ خیال ہے کہ ایسے حالات اگر رہے تو یہ جو 17% ہے یہ اس سے بھی نیچے آئے گی, کیونکہ حکومت کا واضح جواب اس بار جو بجلی بحران سے ہم گزر رہے ہیں تو ایک نہیں دو تین مرتبہ جو لیڈران ہیں, انتظامیہ میں بیٹھے لوگ ہیں, یہاں تک کہ لیفٹننٹ گورنر کی طرف سے بھی ایک بار کہا گیا کہ بجلی کم پڑ رہی ہے, کم پیداوار ہو رہی ہے, جو مین ہائیڈرو پاور پروجیکٹس ہیں ان سے نہیں ہو رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ریاست یا یونین ٹیریٹری اس وقت مقروض ہے, باہر سے بجلی خریدنی پڑ رہی ہے, اور اس کا ایک نتیجہ آپ نے دیکھ لیا 3 دن پہلے انتظامی کونسل میں جو فیصلہ ہوا. تو یہ حالات رہے, مبصرین کے جو خدشات ہیں وہ بھی صحیح ہوں گے, اور پن بجلی پیداوار جس کی صلاحیت 20,000 میگا واٹ تھی یہ اگر محض 17% تک رہ جاتی ہے, اس کا مطلب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 76 برسوں میں 17% تک گراف نیچے آیا ہے, نہ کہ اوپر گیا ہے, جس میں 1 پوائنٹ تک کبھی کہیں اضافہ نظر نہیں آتا. بجلی بحران کیسے ٹلے, یہ ایک ایسا سوال ہے جو سب کے ذہن میں ہے, اور ان دنوں صوبہ کشمیر کے اندر اس پر کافی زیادہ بات ہو رہی ہے, اور گرمیوں میں صوبہ جموں کے اندر صورتحال ایسی رہتی ہے, اور لگاتار ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس آبی وسائل ہے, آبی وسائلوں کو ٹیگ کیا جائے گا, انہیں وہاں پر جو پوٹینشل ہے اس سے پیداوار کو بڑھایا جائے گا, چھوٹے بڑے بجلی پروجیکٹس بنائے جائیں گے. بہت بار آپ نے اس طریقے کی بڑی بڑی تقریریں سنی ہوگی, لیکن آج جب ہم آپ کے سامنے ہیں تو 20,000 میگا واٹ کی صلاحیت جموں کشمیر کے پاس ہے, اور 75-76 سال گزرنے کے بعد ہم صرف 3,440 کے آس پاس میگا واٹ ہی پیدا کر سکے ہیں, اور 17% سے ہم آگے بڑھ نہیں پا رہے ہیں. اور یہاں یہ ایک طرح سے پن بجلی پروجیکٹ کا حال ہے, وہیں پر قابل تجدید توانائی جسے آپ شمسی توانائی کریں, سولر والا معاملہ جو ہے یا ونڈ والا معاملہ جو ہے, اس میں بھی کوئی نمایاں کارکردگی ہماری یونین ٹیریٹری کے اندر نہیں ہے, اور صورتحال ہر دن گزرنے کے ساتھ ایک بڑا سوال پیدا کر رہی ہے. اب ایک سوال آج کے دن ہم آج پوچھیں گے, آپ کی طرف سے پوچھیں گے ان تمام سیاستدانوں کو جو بجلی پر بڑے بیان دیتے ہیں, جو بجلی بحران کو حل کرنے کے لیے لیفٹننٹ گورنر انتظامیہ پر سوال اٹھا رہے ہیں. اپنے دور اقتدار میں کتنا کام ہوا اور کیوں نہیں ہوا؟ جب ریاستیں ہوا کرتی تھی اختیارات ریاست کے وزیر اعلیٰ کے پاس ہوا کرتے تھے. اب کتنے وزیر اعلیٰ آج ہمارے پاس ہیں؟ غلام نبی آزاد صاحب ہیں, محبوبہ مفتی صاحبہ ہے, فاروق عبداللہ صاحب ہے جو سٹنگ ایم پی بھی ہے, عمر عبداللہ صاحب, یعنی 4 سابق وزراء اعلیٰ. کبھی بیٹھ کر ذرا اپنے آپ کو وہ سمجھے کہ آخر کیا ہوا کہ ہم اس اہم ترین شعبے میں کام نہیں کر پائے. کیا صرف سیاست تب بھی ہو رہی تھی اور آج بھی ہو رہی ہے؟ کیا تب بھی بیانات دیے جا رہے تھے, اب بھی بیانات دیا جا رہے تھے؟ کیونکہ 75 سال گزرنے کے بعد جب 17% سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں تو یہ رفتار کتنی دھیمی ہے پورے ملک کے مقابلے میں, سوال آج آپ ہی کے سامنے ہے, ضرور جواب آنا چاہیے. چھوٹا سا بریک ہوگا جی, یہاں پر بریک کے اس پار ذرا ایک اچھی خبر بھی آپ کو بتائیں گے, کیونکہ جو منصوبہ تھا شختی پاور کا اس کا اطلاق اب جموں کشمیر کے اندر ہوگا, تھوڑی سی راحت ہوگی. لیکن جب بریک کے اس پار آئیں گے تو اس نور کی بات کریں گے, اس علم کی بات کریں گے, اس سسٹم کی بات کریں گے جس سے ہمارے نوجوانوں کو اس وقت آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا وہ نظام تعلیم صحیح سمت میں ہے؟ ایک مختصر سا جائزہ تبصرے کے ساتھ رکھیں گے آپ کے سامنے چھوٹے سے بریک کے بعد. ضرور جوائن کیجیے گا ہمارے ساتھ.